हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है आरएपीडी। क्या आपको याद है जब हमने प्रीवियस वीडियोस में एक टॉपिक लिया था जिसका नाम है जेनेटिक मार्कर? उस जेनेटिक मार्कर वाले टॉपिक में हमने देखे थे कि जेनेटिक मार्कर के कितने टाइप्स है। तीन टाइप्स में पहला टाइप मॉर्फोलॉजिकल, सेकेंड वन इज बायोकेमिकल एंड थर्ड वन इज अ मॉलिक्यूलर मार्कर। तो थर्ड वन जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उसी का एग्जाम्पल है आरएपीडी मार्कर। तो ये जो आरएपीडी मार्कर है जिसका फुल फॉर्म है रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसका यूज हमने करना सीखा है और किस तरीके से हम यूज इसका करते हैं, किस तरीके से इसके एडवांटेजेस है और किस तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जुड़े रहिए। तो आरएपीडी इसका फुल फॉर्म है रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिक डीएनए मतलब क्या। अब मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म का कैसा होता है, जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। दैट मीन्स उन दोनों का जो डीएनए सीक्वेंस होगा, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, दैट इज डिफरेंट। तो इस तरीके से हम उस टाइप के डीएनए को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंस एक जैसा है, दैट मीन्स वो एक ही ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक डीएनए, पॉलीमॉर्फिक मतलब जो डीएनए सीक्वेंस हर ऑर्गेनिज्म में क्या होते जाता है, या फिर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हर ऑर्गेनिज्म में चेंज होते रहता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिक डीएनए। और इसका ही एम्प्लीफिकेशन हमको करना है। क्या हमें एम्प्लीफिकेशन के बारे में पता है? क्या हमें जब एम्प्लीफिकेशन करना होता है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? क्या हमें वो याद है? चलिए देखते हैं। वो टेक्निक है पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट या फिर डीएनए फ्रैगमेंट, उसका हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन करना मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाना या फिर उस फ्रैगमेंट के मल्टीपल कॉपीज करना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो ये है पीसीआर मशीन, इसका हम यूज करते हैं पीसीआर रिएक्शन रन करने के लिए। किस तरीके से होता है पीसीआर रिएक्शन वो देखते हैं। अब ये मत समझना कि सर ने आरएपीडी से सीधा पीसीआर पे क्यों चले गए। इसमें समझेगा आपको कि पीसीआर का कॉन्सेप्ट क्यों आया है। जस्ट जुड़े रहिए हमारे साथ। पहला स्टेज क्या होता है पीसीआर का, दैट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में सेगमेंट क्या होता है, अब ये सपोज मेरे पास क्या है जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज ये जो फ्रैगमेंट है उसी को मुझे एम्पलीफाई करना है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पीसीआर रिएक्शन रन करता हूँ। तो पहला स्टेप होता है पीसीआर मशीन का, दैट इज डीनेचुरेशन। ये देखो दो जो स्ट्रैंड है वो कैसे हो गए, सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, देयर इज अ प्राइमर अटैचमेंट। अब मुझे इस फ्रैगमेंट्स को ही क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, जो ग्रीन कलर में दिया गया। मैं क्या करूंगा, जो पॉलीमरेज एंजाइम है हमारा, वो ऐसा पर्सन है कि उसको पहले थोड़ा सा काम हुआ रहना चाहिए, तभी वो आगे काम कंटिन्यू करेगा। मतलब जो यहाँ पे बनने वाला फ्रैगमेंट है उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे ऑलरेडी बना होना चाहिए। दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट बन जाता है, दैट इज प्राइमर, और वो हेल्प करता है आगे पॉलीमरेज एंजाइम को आगे का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये होता है फॉरवर्ड प्राइमर, ये होता है रिवर्स प्राइमर। ये इस फ्रैगमेंट पे इस तरीके से बढ़ने वाला है, इसलिए हम इसको इस तरफ बढ़ने वाला है इसलिए इसको हम फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं, और इस तरफ बढ़ने वाला है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। तो एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर, और इस तरीके से हमारा एम्प्लीफिकेशन होता है। अब क्या होगा, जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम हो वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा और इस फ्रैगमेंट का क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन करेगा, मतलब नया फ्रैगमेंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, इसी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, मतलब एक फ्रैगमेंट इधर बना, एक फ्रैगमेंट इधर बना। तो इस तरीके से क्या होगा, एम्पलीफाई हो रहा है।
एक पर्टिकुलर जीन क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। ये होता है हमारे पीसीआर रिएक्शन में, और यही रिएक्शन बार 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 चलती रहती है। इसमें भी दिखाया गया है, इसमें भी वही जो प्रोसेस होने वाली है पीसीआर के अंदर, वही यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा पीसीआर। इसका आरएपीडी के साथ क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, विलियम्स, वेल्स एंड मैकलैंड। इन्होंने क्या किया, 1990 में एक टेक्निक डेवलप की जो कहलाई आरएपीडी, रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए मार्कर। ठीक है, तो इस मार्कर का किस तरीके से ये मार्कर बना, ये समझना बहुत जरूरी है। पीसीआर में पहला स्टेज क्या था, डीनेचुरेशन। यहां पे भी डीनेचुरेशन हो रहा है, लेकिन मैंने एक ग्रीन कलर का सेगमेंट दिखाया था जो पर्टिकुलरली एक डीएनए पे था। तो उस समय हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट को क्या करना था, एम्पलीफाई करना था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहां पे हमको पर्टिकुलर किसी फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई नहीं करना है, हमको डीएनए को एम्पलीफाई करना है। तो डीएनए को एम्पलीफाई करते समय मुझे अभी पर्टिकुलर फ्रैगमेंट नहीं पता, उसका सीक्वेंस नहीं पता, तो हमने क्या किया, रैंडमली प्राइमर ऐड किए। प्राइमर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम प्राइमर डालेंगे, रैंडमली प्राइमर डालेंगे। अब रैंडमली प्राइमर जो होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री, उस प्राइमर का जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा, उस डीएनए पे क्या कर देगा, वो उस डीएनए पे वो बाइंड करके क्या कर देगा, चिपक जाएगा। ठीक है, मतलब अटैच हो जाएगा। प्राइमर रैंडमली है। देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि रैंडमली प्राइमर किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो प्राइमर क्या हो गया, अटैच हो गया यहां पे। तो प्राइमर जनरली रैंडमली छोड़े हमने, कहीं पे भी अटैच हो उससे कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको वो किसी एक फ्रैगमेंट को थोड़ी ना एम्पलीफाई करना है, स्पेसिफिक फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली प्राइमर हमने छोड़ दिया है। तो ये जहां जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अब डीएनए सेगमेंट पे बहुत बहुत बड़ा सेगमेंट होगा या फिर सीक्वेंस होगा, तो वो कहीं पे भी बाइंड कर सकता है। ऐसा ही हम प्राइमर चूज करेंगे। ठीक है, जिसका जो साइज है वो बहुत छोटा रहेगा, जिसके कारण से वो मल्टीपल साइड्स पे क्या कर सके, बाइंड कर सके। तो ये हो गया रैंडमली एडेड प्राइमर, कहाँ पे भी बाइंड हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हमको दूसरी रिएक्शन पता है, जब एक्सटेंशन होता है तो पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस जो प्राइमर है इनके थ्रू क्या करेगा, जो एम्पलीफिकेशन है वो करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एक्सटेंशन, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे अभी क्या बन रहा है, ये यहाँ पे एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बन गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठवा। तो यहाँ पे ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पे इसने रुक क्यों गया, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे प्राइमर होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन चलते रहता है, यहाँ पे एक्सटेंशन चलते रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हमको मिलते रहते हैं। तो यही जो केस है, वो उन लोगों ने, जो 3 साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने इसी टेक्निक का यूज किया और इसको मार्कर में कन्वर्ट किया। अब मार्कर में किस तरीके से कन्वर्ट किया, अब मैं क्या किया, आरएफ रैंडमली एम्पलीफिकेशन तो हो गया, फ्रैगमेंट तो एम्पलीफाई हो गए, जो भी फ्रैगमेंट बनने थे हमको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ये पूरे सैंपल को निकालेंगे इसमें से, और इसके साथ हम करेंगे हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान हमको कुछ फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और इन फ्रैगमेंट से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब यही चीज को हम और अच्छे से समझते हैं। सपोज मैंने 2 पर्सन लिए, दोनों का डीएनए सीक्वेंस अलग अलग है, क्या होगा, दोनों में मैंने प्राइमर छोड़े। अब सीक्वेंस अलग अलग है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग है, तो प्राइमर भी क्या होंगे, अलग अलग जगह पे बाइंड होंगे। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से ऐड हो गए, इसमें हो सकता है इस तरीके से ऐड हुए, मतलब एक जैसा तो डीएनए नहीं होता ना हर ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री जहां पे इसको मिला वहीं पे बाइंड करेगा, सीक्वेंस अलग है तो अलग जगह पे बाइंड करेगा। और इसके बाद जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो अपना पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी कि एक्सटेंशन करेगा, और एक्सटेंशन बनने के बाद फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रैगमेंट बन रहा है, क्या उसका साइज इस तरीके से रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, नहीं रहने वाला।
क्योंकि जो सीक्वेंस है, जो डीएनए सीक्वेंस है वो अलग अलग है, तो जो प्राइमर बाइंडिंग है वो भी अलग होगा। यहाँ पे हो सकता है वो 3 बार बाइंड हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार प्राइमर बाइंड हुआ था। तो इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको, और फ्रैगमेंट का साइज, फ्रैगमेंट का नंबर हमको अलग अलग देखने को मिलता है। तो आरएपीडी से हमको क्या मिलता है कि अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, और जिसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि 2 ऑर्गेनिजम्स अलग है और किस तरीके से अलग है जेनेटिक लेवल पे भी। तो इस तरीके से अगर मैं इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करना चाहूँ तो एक का फ्रैगमेंट मिलेगा मुझे कुछ इस तरीके से, एक का फ्रैगमेंट मिल सकता है मुझे इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, अलग अलग बैंडिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, और इसका यूज करके मैं पता कर सकता हूँ कि 2 ऑर्गेनिज्म ये कैसे है, जेनेटिकली डिफरेंट है, और इस तरीके से मैं इसको पहचानूंगा। ये तो हो गया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। क्या हम इसका यूज कहीं और कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही एग्जांपल लिया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्प्रिट, आइडेंटिफिकेशन जैसे कि कोई मर्डर हो गया, कोई क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन पे किस तरीके से हम जो कल्प्रिट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही किसी का मर्डर हुआ तो कुछ जो पार्ट हो सकता है या फिर खून हो सकता है उस कल्प्रिट का वहां पर रह सकता है, उससे हम क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे, और उसके साथ हम वही एम्प्लीफिकेशन किए करेंगे जो रैंडमली एम्प्लीफाई किया था ना हमने अभी आरएपीडी में, उसी तरीके से एम्प्लीफिकेशन करेंगे। और जिन पे हमें शक है, ये पहला ऑर्गेनिज्म जिसको पुलिस ने पकड़ा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन, इनको पुलिस ने पकड़ा है, इन दोनों के ऊपर शक है। जो हमको साइट में मिला डीएनए सैंपल है, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इन 2 सस्पेक्ट का भी क्या करेंगे, डीएनए एनालिसिस करेंगे, इनके साथ भी आरएपीडी करके देखेंगे, मतलब रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए एम्प्लीफिकेशन करके देखेंगे, और इसमें हमको पता चलेगा कि किसका बैंडिंग पैटर्न मैच कर रहा है कल्प्रिट से, वही हमारा क्या है, खूनी है, उसी ने ही क्या किया है, खून किया है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो सस्पेक्ट नंबर 2 है, जो ये बंदा है, इसने क्या किया है, खून किया है, मर्डर किया है, ये हमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए या मार्कर का यूज कर सकते हैं। सेकंड यूज किस तरीके से कर सकते हैं, अब फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, मतलब कि देखिए पहले जो ह्यूमंस थे, ह्यूमन से पहले क्या आए थे, मंकीज आए थे, मंकीज से ही क्या हुआ है, इवोल्यूशन होके हमारा ह्यूमन बना है। लेकिन ये हमको कैसे पता चला, प्लांट में भी यही तरीके का एनालिसिस होता है कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया और 2 प्लांट्स के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा क्लोजर है। अगर मेरे पास 3 प्लांट है तो उनमें से 2 कौन से ऐसे प्लांट है जो एक दूसरे के ज्यादा करीब है, ये पता करना मतलब फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये होता है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। और ये जो आरएपीडी मार्कर है वो किस तरीके से हेल्प करता है, समझते हैं एग्जाम्पल से। ये हमारा एलिफेंट है, ये हमारा कांगारू है, ये हमारा फ्रॉग है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कांगारू और एलिफेंट कैसा है, करीबी है, मतलब इन दोनों की कैसा है, एक दूसरे के पास इवोल्यूशन हुआ है, मतलब एक दूसरे का पास पास में कैसे है, वो कोलिंक्ड है या फिर रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, ठीक है। और फ्रॉग का ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हमको कैसे पता चला, ये पता चला हमको मार्कर्स के थ्रू या फिर जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू, जिसमें हम अगर यूज करना चाहे तो आरएपीडी मार्कर भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एलिफेंट का क्या करेंगे, डीएनए सैंपल लेंगे और उसके साथ हम रैंडमली एम्प्लीफिकेशन जो आरएपीडी हमने किया था ना वही करेंगे, और कांगारू के साथ भी वैसा ही करेंगे, फ्रॉग के साथ करेंगे। अब एलिफेंट के पास में जो मुझे एम्प्लीफिकेशन पास वाला दिखेगा, जिसका बैंडिंग पैटर्न मुझे इससे मैच करता हुए दिखेगा, उसी को मैं क्या समझूंगा कि उसका क्लोजर है। जैसे कि यहाँ पे देखो बैंडिंग पैटर्न क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है यहाँ पे, दैट इंडिकेट्स दैट कि जो कांगारू है वो एलिफेंट के क्या है, बहुत करीबी है, मतलब उनका जीन्स क्या है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा आरएपीडी मार्कर, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, लाइक इसमें हमें कोई भी प्राइमर नॉलेज ऑफ सीक्वेंस लगता है क्या, नहीं, हमने तो सिर्फ प्राइमर ऐड कर दिया, तो कोई भी प्राइमर ऐड कर दो, ठीक है। सिंप्लिसिटी है, कोई भी दिक्कत, मतलब हेवी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा कॉस्ट लगता नहीं है। प्राइमरी एनालिसिस में हम अगर लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स है और उनमें मुझे पता करना है कि कौन 2 ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के बहुत क्लोजर है, तो वो मैं पता कर सकता हूँ एक आरएपीडी के थ्रू, एक प्राइमरी एनालिसिस कर सकता हूँ आरएपीडी के थ्रू। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये है उसके एडवांटेजेस।
इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक डोमिनेंट मार्कर है, मतलब ये मुझे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन होमोजाइगस है और कौन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, मुझे ये कुछ भी एनालिसिस करके नहीं देता है, ठीक है। इसका मैंने डोमिनेंट मार्कर क्या होता है इसका प्रीवियस वीडियो में हमने ज्यादा डिटेल में भी देख लिया है, ठीक है। और इट रिक्वायर्ड, इसका एक और डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन लगती है इट सेल्फ, इट इज अ कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इसमें हो जाता है लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब मैंने एक बार जब रिजल्ट निकाला आरएपीडी के मार्कर के थ्रू एनालिसिस करा, तो वही रिजल्ट मुझे बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिल गया, दूसरी बार थोड़ा सा अलग मिलता है, तीसरी बार थोड़ा सा अलग मिलता है। तो ये जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब जो एक्यूरेसी बोलेंगे हर बार जो मिलने वाली एक्यूरेसी है, वो मुझे नहीं मिलती है आरएपीडी के केस में। और इसमें जो मुझे बैंडिंग पैटर्न मिलता है उसको इजी नहीं होता है एनालाइज करना। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे आरएपीडी मार्कर के। तो इस तरीके से हमारा आरएपीडी मार्कर वर्क करता है और उसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस है।